नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानून लागू किए हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके अलावा साथ ही हमें जानना है कि पर्यावरण संबंधी कानून क्या हैं और इनके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हम आज के दिन पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ते हुए देख रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एक्चुअल में इस प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और किस प्रकार का खतरा हमारे सामने है तो मैं बता देता हूं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि साफ पर्यावरण नहीं हुआ तो बहुत भारी भरकम नुकसान होगा और इसका घातक परिणाम देखने को मिलेगा। स्वस्थ पर्यावरण में रहना हर मनुष्य का अपना अधिकार है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, गुड हो और बहुत ही बढ़िया पर्यावरण उसको मिले। पर्यावरण के ऊपर हर चीज निर्भर करती है, लेकिन उसी पर्यावरण को हम प्रदूषित होते हुए देख रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। पर्यावरण न्याय और इसकी रूपरेखा क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों है तो भारत का पर्यावरण न्याय जो ढांचा है इसका, वो सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के उस फैसले के बाद एक इंपॉर्टेंट मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है। निर्मित परियोजनाओं की अगर मैं बात करूं जिसमें बिना पूर्व अनुमति के कार्यों को जो मंजूरी दी जाती थी उसे गैर कानूनी तरीके से घोषित कर दिया गया है। बिना परमिशन कोई भी कार्य के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी, और खासकर ऐसे कार्यों को नहीं बढ़ाया जाएगा जो आगे बढ़ाने योग्य नहीं है या आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, उन्हें भी वहीं की वहीं रोक दिया जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिस्थितिकी यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जवाबदेही को बरकरार रखते हुए इस फैसले ने एक अनिश्चितता, सामूहिक यानी कि कलेक्टिवली विध्वंस के जोखिम और आर्थिक व्यवधान को जन्म दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो ऐसे अनुचित कार्य हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कलेक्टिवली बहुत बड़ा विध्वंस का एक कारण बन सकते हैं। उसके साथ ही तटीय विनियमन की जो अस्पष्टताएं हैं, जो क्लियरली नहीं है चीजें, उनको लेकर के आजीविका के खतरों तक चुनौती सतत विकास। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण अनुपालन को संतुलित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रकृति की सुरक्षा सामाजिक और आर्थिक स्थिरता की कीमत पर की जा रही है या उसकी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यार सीधी सी बात है, आर्थिक स्थिरता की कीमत पर अगर ये चीजें होंगी तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए ये फैसला किया गया है, ठीक है, कि भाई उसकी आर्थिक स्थिरता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए इसकी कीमत पर। तो उसके अलावा पर्यावरण में अगर बात करूं मैं पर्यावरण न्याय की और इसकी रूपरेखा क्या है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पर्यावरण न्याय के बारे में, पर्यावरण न्याय से तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों और समुदायों को, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा स्थिति, जो जातीय स्थान की बात आ रही है, कुछ भी हो, स्वस्थ पर्यावरण में रहना, टिकाऊ पर्यावरण में रहना हर मनुष्य का अपना अधिकार है। हर मनुष्य ऐसे पर्यावरण में रहना चाहता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यह पर्यावरणीय जो लाभ है और बोझों को न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करता है। यह प्रदूषण फैलाने वालों और उनकी जवाबदेही के लिए पर्यावरणीय निर्णय की एक प्रक्रिया तक पहुंच और कमजोर आबादी की सुरक्षा का बढ़ावा देता है। यह सतत विकास के साथ संरक्षित है तथा मानव और आर्थिक कल्याण के लिए, साथ ही परिस्थितिकी संरक्षण को संतुलित करने का काम करता है। ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने का भी काम कर रहा है, उसको समझने की इसमें जरूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान की बात करूं, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 की जब बात आती है तो अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार। इसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। न्यायालयों ने इसे पर्यावरण संरक्षण तक विस्तारित कर दिया है। अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक सिद्धांत,
राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51A ये क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है। ये क्या है? संवैधानिक प्रावधान है, उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य करता है, ये मौलिक कर्तव्य है। प्रमुख पर्यावरण कानून क्या है? प्रमुख पर्यावरण कानून की बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण की गुणवत्ता, रक्षा और सुधार के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। जल प्रदूषण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है, साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी करता है कि वे जल में प्रदूषण रोकने के लिए एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी होना चाहिए। वायु प्रदूषण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण से निपटने और नियामक प्राधिकरणों को सशक्त बनाने का काम करता है या प्रावधान करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 गैर वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को विनियमित करता है। उसके साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीव अधिनियम संरक्षण 1972 उनके आवासों की सुरक्षा करता है। साथ ही तटीय विनियम क्षेत्र CRZ अधिसूचना 2011 तटीय क्षेत्रों में विकास को विनियमित करती है। EIA अधिसूचना 2006 विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी इसी अनिवार्य करता है। ये चीजें इसके लिए पर्यावरणीय कानून है। कुछ नियामक संस्थागत तंत्र भी रहेंगे, उनके ऊपर चर्चा करें तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि नीतियां तैयार करता है, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करेगा, उसको पॉलिसीज बना करके उसको एक स्वीकृति दे देगा तथा पर्यावरणीय अनुपालन की देखरेख करेगा। केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु एवं जल प्रदूषण की निगरानी करेगा, नियमों को लागू करेगा। साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है पर्यावरण विवादों के त्वरित समाधान और पर्यावरण कानूनों के लिए प्रवर्तन के लिए न्यायिक निकाय भी करेगा। उसके अलावा न्यायिक हस्तक्षेप क्या रहेगा इसमें? जुडिशरी इंटरफेयर क्या रहेगा? तो जनहित याचिका PIL आप दायर कर सकते हो। नागरिक पर्यावरण संरक्षण के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐतिहासिक मामले की अगर मैं बात करूं तो MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 और उसके बाद के फैसले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और ऐतिहासिक सिद्धांत को भारत में पर्यावरण न्याय शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों की मान्यता दी थी। TN अगर मैं बात करता हूं तो TN गोदावरमन, ठीक, और तिरुमूलापाद और बनाम भारत संघ 1995 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को वनों के संरक्षण के लिए जैव विविधता की रक्षा और परिस्थितिकी संतुलन बनाने के निर्देश दिए थे। कहा था कि भाई परिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस बनाना चाहिए और उसका कंजर्वेशन करना चाहिए, उनको संरक्षित रखना चाहिए। SP मुथुरमन और बनाम भारत संघ 2025 इस हालिया सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक फैसला लिया गया है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि पर्यावरणीय मंजूरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात पर बल दिया है कि कोई भी विकासात्मक परियोजना पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त नहीं कर सकती। यह स्पष्ट रूप से न्यायालय ने बोल दिया है कि वो पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी नहीं प्राप्त कर सकती है। उसके अलावा भारत में पर्यावरण न्यायालय के विकास को प्रेरित और करने के प्रमुख कारक क्या हैं? तो प्रमुख कारक हैं कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 को जीवन का अधिकार की व्यापक व्याख्या कर दी है। साथ ही इसी प्रकार 2025 का जो निर्णय है, जो कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी है, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी है
ठीक है, उसको गैर कानूनी बना दिया गया है। पर्यावरणीय जवाबदेही को बरकरार रखा है। उसके अलावा एनजीटी ने पर्यावरणीय कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया है। यह सुनिश्चित किया है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया का पालन किया जाए तथा 2010 और 21 के बीच जो एनजीटी ने संशोधन की कमी के बावजूद दक्षता का प्रदर्शन दिया था, 35,963 में से 33,619 का निपटारा भी कर दिया है। जो ऐसे दक्षता का प्रदर्शन किया गया था, जो संशोधन किया गया था, उसमें 33,000 का निपटान भी कर दिया है। भारत में 12,615 पर्यावरण न्यायालय के मामलों में विश्लेषण से पता चला है कि लगभग 35% निर्णय पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के प्रति या पर्यावरण के फायदे के लिए लिए जा रहे हैं। 35% निर्णय ऐसे हैं, जबकि उनमें से कुछ 65% मामले ऐसे जो उसके प्रतिकूल है। तथा न्यायालय और मामलों के प्रकारों में अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। पर्यावरण संबंधी जनहित याचिकाओं के कारण दिल्ली जैसे शहरों में, जो दिल्ली जैसे शहर है उसकी अगर मैं बात करूं तो दिल्ली जैसे शहरों में मुख्यतः लगभग अगर मैं बात करूं तो प्रदूषण नियंत्रण को अनिवार्य बनाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय सामने आए। जलवायु न्याय और भारत की वैश्विक वकालत की अगर मैं बात करूं तो COP 28 में भारत का नेतृत्व है। इसका सामान्य यानी कि नॉर्मली लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां हैं। सिद्धांत जलवायु न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत ने 50% गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता को पार कर लिया है और अपने सशर्त एनडीसी लक्ष्य 2030 तक 50% को निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। उत्सर्जन ये फिक्स टाइम था 2030 तक, उससे पहले ही हमने प्राप्त कर लिया है। और उत्सर्जन जिम्मेदारियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए 2070 तक नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध है। 2070 तक हमने नेट जीरो के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2025 तक बाकू, अजरबैजान, UNFCCC COP 29 में विकसित देशों ने जलवायु वित्त के लिए एक सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCOG पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही का समर्थन करने के लिए 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान और जनजातीय आबादी को स्वायत्तता प्रदान करके उनकी भूमि, वन संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने के लिए उनकी रक्षा करते हुए ये योजनाएं बनाई गई हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजातीय समुदाय और वनवासियों की भूमि, वन संसाधनों और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा उनके पारंपरिक क्षेत्रों पर कानूनी मान्यता जो लागू हुई है, स्वायत्तता और उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करता है कि वो अपने मामले में इस प्रकार के फैसले ले सकते हैं। साथ ही कुछ चीजें अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में महान बचाओ अभियान चलाया गया था। जैसे स्वदेशी समुदायों ने प्रयासों से विनाशकारी कोयला खनन के प्रति रोध संगठित करने के लिए रेडियो का उपयोग किया, जिससे जमीनी स्तर पर पर्यावरणीय न्याय सक्रियता प्रदर्शित हुई है। जन भागीदारी और समावेशी स्थिति क्या है? सरकार के लाइफ पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है उसके अभियान जैसी पहल को शुरू किया गया है और अनुकूल व्यक्तिगत व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। साथ ही बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के तहत 2023 में 70 लाख पेड़ लगाए गए थे। 2023 में दिल्ली में लगाए गए थे इस पर्यावरण की वृक्षारोपण पहल के तहत। वन परिषदों में महिलाओं के पर्यावरण नेतृत्व के प्राकृतिक संसाधनों की बहाली को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए 2003 में उत्तराखंड के सरमौली जयंती वन पंचायत में महिलाओं द्वारा मेसरकुंड जलाशय का पुनरुद्धार किया गया था। 2003 में किया गया था मेसरकुंड जलाशय का प्रावधान महिलाओं के द्वारा, और यह किया गया था संसाधनों की बहाली के लिए। सरमौली जयंती वन पंचायत ने किया था ये, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो उसके अलावा बात आती है पर्यावरणीय न्याय के प्रति भारत का प्रयास सतत विकास लक्ष्यों SDG के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो परिस्थितिकी स्थिरता है, सामाजिक क्षमता के अधिकार हैं,
एकीकरण पर जोर देते हैं। भारत का विकसित होता पर्यावरण शासन SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, उसके अलावा SDG 11 स्थायी शहर और समुदाय, उसके अलावा SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 16 शांति न्याय और मजबूत संस्थान को पूरा करने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हुए समावेशी शासन, कठोर परिवर्तन और जलवायु अनुकूलन नीतियां एक न्याय संगत स्थायी भविष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिसमें से कोई भी पीछे न छूट सके। ये सरकार ने फैसला किया है पर्यावरण को लेकर के न्याय के प्रति भारत का जो प्रयास रहा है, मैं आपको बता देता हूं। इस पर्यावरण के प्रति जो भारत का एक न्याय को लेकर के प्रयास रहा है, तो सतत विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया है, SDG के साथ गहराई से जोड़ा है इन्होंने। SDG 6 जो स्वच्छ जल और स्वच्छता पर ध्यान देता है, SDG 11 की अगर मैं बात करूं तो स्थायी शहर और समुदाय पर ध्यान देता है, SDG 13 की अगर मैं बात करूं तो जलवायु की स्वच्छता पर ध्यान देता है, SDG 16 की अगर मैं बात करूं तो शांति न्याय और मजबूत संस्थान को पूरा करने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हुए समावेशी जो शासन रहा है हमारा, कठोर परिवर्तन के लिए, जो कठोर परिवर्तन यानी कि जलवायु के अनुकूल जो नीतियां हैं उनको न्याय संगत और स्थायी बनाने के लिए प्रयास करता है, जिसमें यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है जिससे कोई भी पीछे ना छूटे। तो हम सबको भी मिलके पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी धरती सुरक्षित होगी। पर्यावरण सुरक्षित, धरती सुरक्षित, धरती सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हम सभी सुरक्षित, तो फिर संपूर्ण जीवन आपका आनंदमय तरीके से जुड़ेगा। तो इस प्राकृतिक पहल को न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए हम इस पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण पहल को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।